Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। In this session हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में लॉन्च होता है। इसकी दो फेजेस होती है। फेज 1 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया जाता है 12 मार्च 1930 में, वो होती है इसकी फर्स्ट फेज, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 1। 12 मार्च दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको रिकॉल कर सकते हो, दांडी मार्च। और दांडी मार्च के साथ ही सॉल्ट रूल ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस क्या होता है, बेसिकली ये गवर्नमेंट के साथ अपनी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए सब कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट एंड ऑल हम देखते हैं। अभी पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की दो फेज है। फेज 1 जिसके अंदर वो प्रॉपर लॉन्च किया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, दैट इज 12 मार्च 1930। देन गवर्नमेंट और जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके साथ नेगोशिएशन होता है। गवर्नमेंट को भी रियलाइज होता है कि विदाउट कांग्रेस सपोर्ट जो उनके फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है मई 1930 के अंदर, तो उसको डिस्कस करने के लिए कांग्रेस पार्टी का होना भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, या जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट को ये नीड महसूस हुई और उन्होंने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन करना चालू किया। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होती है, देन 31 में, और थर्ड होती है 1932 में। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बायकॉट कर लिया था, ये हमने देखा था। ठीक है, बिकॉज साइमन कमीशन के विरोध में 1930 के अंदर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई टू डिस्कस दिस रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, वो यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट करती है। सेकंड के अंदर नेगोशिएशन होता है लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंट रहती है, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस या वीकेंड गांधी जी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसका कारण है, तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होता है, उसके कारण से वापस गांधी जी इंडिया आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को है रिज्यूम करते हैं। बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड होने से पहले लॉर्ड इरविन और गांधी में एक पैक्ट होता है, जिसके थ्रू ये शर्तें रखी जाती है लॉर्ड इरविन के द्वारा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, दैट इज 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें पार्टिसिपेट करेगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड करेगी। गांधी जी अग्री हो जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्पररी सस्पेंड करते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं इन 1931। लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है। गवर्नमेंट जो है अपनी शर्तों पे फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करना चाहती थी, ना कि जो नेशनलिस्ट डिमांड है उनके बेस पे करना चाहती थी। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे लंदन इंग्लैंड से या लंदन से वापस आते हैं और सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को रिज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सेकंड फेज को रिज्यूम किया जाता है, कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उस पर रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए जाते हैं। जो इसके जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेरियस नेशनलिस्ट लीडर है, उनको अरेस्ट किया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। गांधी जी भी इसमें से एक थे, गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है और येरवाड़ा की जेल के अंदर उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, येरवाड़ा जो पुणे के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की फर्स्ट फेज
एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में वो लॉन्च होता है और सेकेंड फेज में जो है वो उसको रिज्यूम किया जाता है। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का क्या कारण था? हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे साइमन कमीशन जो है भारत में आता है फरवरी 1928 में। ठीक है, डेट अगर रखो तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो है इंडिया में आता है। भारत इट अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928। इसका जो साइमन कमीशन है उसका फॉर्मुलेशन कब किया जाता है, उसका गठन कब किया जाता है? नवंबर 1927 में। ठीक है, भारत कब पहुंचता है? इस तारीख को पहुंचता है ना, 3 फरवरी 1928। और ये अपनी रिपोर्ट कब देता है? मई 1930 में। और इसकी रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है। तो इसकी रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है, जो 1930 से 32 बीच में एक ये पूरी सीरीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और इसकी ही साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब आप यहाँ पे बीच में क्या डेवलपमेंट होते हैं वो देखते हैं हम कि 3 फरवरी को साइमन कमीशन भारत में आता है। इसके विरोध में ऑल इंडिया पार्टी जो है यूनाइटेड होती है, सभी पार्टियां यूनाइट होती है और इसके अगेंस्ट एंटी साइमन एजिटेशन शो करती है। भारत भर में साइमन कमीशन का विरोध होता है और विरोध होने के बावजूद भी साइमन कमीशन जो है आइसोलेशन में अपना वर्क कैरी फॉरवर्ड करता जाता है विदाउट एनी इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनको इतना विरोध झेलना पड़ रहा था साइमन कमीशन के रिगार्डिंग, तो उनको क्या करना चाहिए था? साइमन कमीशन के स्ट्रक्चर में चेंज करके इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए था। मेन तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था कि उसके सारे मेंबर जो थे वो इंग्लिशमैन थे। ऑल 7 मेंबर्स वर इंग्लिशमैन, नो सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेशन वाज देयर। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर चेंज करने की बजाय इंडियंस को ये कहा कि तुम अपनी एबिलिटी शो करो कि यू आर एबल टू यू आर एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ से इंडियंस जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक लखनऊ के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या लखनऊ सेशन हेल्ड होता है इन 19 अगस्त 1928 में। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, सभी पार्टी इसमें भाग लेती है, चाहे मुस्लिम लीग हो या सब। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है अगस्त 1928 में और यहाँ पे नेहरू कमेटी गठित की जाती है और नेहरू कमेटी की लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे ड्राफ्ट की जाती है लखनऊ सेशन के अंदर। और फाइनली दिसंबर 1928 में जब कलकत्ता सेशन होता है तो यहाँ पे इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, कलकत्ता सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। ड्राफ्ट कब किया जाता है? लखनऊ सेशन में, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है। एक स्पेशल सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के साथ ही दिसंबर 1928 के कलकत्ता सेशन में गवर्नमेंट को 1 ईयर का एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि इस 1 ईयर के अंदर आप नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसको या तो फुल्ली एक्सेप्ट करो, अदरवाइज जो है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च करने का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से निकल के आता है नेहरू रिपोर्ट के साथ। और 1 ईयर का ग्रेस पीरियड था ये 31 दिसंबर 1929। ठीक है, अब 31 दिसंबर 1929 तक भी गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्स इस नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग नहीं आता है। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही न्यूट्रल रहती है टुवर्ड्स द
नेहरू रिपोर्ट्स प्रोविजन। तो फिर इंडियन जो है, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर फ्रस्ट्रेटेड होता है, और जब इनका लाहौर सेशन हेल्ड होता है तब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जगह पे पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन करते हैं। अब कंप्लीट गोल चेंज हो जाता है, बिकॉज फ्रस्ट्रेट हो गए, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस का डिमांड करते करते जो है इंडियन नेशनलिस्ट लीडर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हर तरीके से डोमिनियन स्टेटस को मांग के देख लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया या सिंगल इनिशिएटिव भी नहीं लिया टू फुलफिल दैट डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट लीडर। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए। 31 दिसंबर 1929 एट द लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। पहले तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश सोवरेनिटी, लेकिन पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो टोटली यहाँ पे गोल चेंज हो जाता है 1929 में। और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक सिंबल था गवर्नमेंट को ये जताने का कि अब हम डोमिनियन स्टेटस का स्टेट का स्टेटस नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन लाहौर सेशन में तो हो ही जाता है। ठीक है, 1930 आ गया और ये फर्स्ट पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन भी हो गया। अभी भी गांधी जी चाहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन किया जाए। अगर गवर्नमेंट ये निगोशिएशन पे आ जाती है तो वी वांट लॉन्च नेक्स्ट मास मूवमेंट। और गांधी जी को भी लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का ये राइट टाइम नहीं है, उनको ऐसे सर्कमस्टेंसेस लग रहे थे। तो जो गांधी जी है वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से थोड़ा सा बचना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके बात सॉल्व हो जाती है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वाई गांधी जी जो थे वो यहाँ पे वॉज नॉट कन्विंस कि टाइम फॉर स्ट्रगल हैड कम, है ना। लेकिन 1929 के लाहौर सेशन में जब पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया तो जो मास है या जो कंट्री वाइड लोगों का जो पॉपुलर एंथुजियाज्म है वो और ज्यादा बूस्टअप होने लगा, और जो मास है कंप्लीट मूड ऑफ स्ट्रगल के अंदर आ जाती है। अगेन दे वांट कि एक न्यू स्ट्रगल जो है वो पोज किया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस मूड को रिफ्लेक्ट भी कर रही थी, लेकिन गांधी जी जो है अभी कन्विंस नहीं थे कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। वो चाह रहे थे कैसे ना कैसे करके गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने की। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात चल रही थी, लेकिन गांधी सोच रहे थे कि भाई इनके साथ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग हो और निगोशिएशन बने तो बात भी आए। तो गांधी जी बच रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके ही चीजों को सॉल्व किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स आता हुआ ना देख के फाइनली जो गांधी जी है उन्होंने 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। तो देखते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया सो दैट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किस तरह से किया गया। तो यहाँ पे एक गांधी जी का एग्जाइल पीरियड आता है पॉलिटिक्स के अंदर से 1925 से 1928 के बीच में। ठीक है, ये इनका एग्जाइल पीरियड रहता है। क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि गांधी जी का पॉलिटिकल एग्जाइल पीरियड कौन से सन के बीच में था या कौन से ईयर के बीच में था। तो ये 1925 से 1928 के बीच का पीरियड जो है वो गांधी जी के पॉलिटिक्स से एग्जाइल पीरियड माना जाता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो है कंप्लीटली पैसिव फॉर्म के अंदर चले गए थे, ऐसा नहीं है। वो अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर पूरा फोकस कर रहे थे फुल स्ट्रेंथ के साथ। ये तो 1928 के अंदर ये एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। दिसंबर 1928 में जो कलकत्ता सेशन होता है ना, वहां से गांधी जी वापस एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आना शुरू होते हैं, बिकॉज
चीज वापस नेशनलिस्ट रीजन था इसका कि साइमन कमीशन भारत आ चुका था, उसने अपनी रिकमेंड आइसोलेशन के अंदर अपना वर्क करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। और गवर्नमेंट के सामने से कोई रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिप्लाई आ नहीं रहा था, और उल्टा इंडियंस को ये अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए बताया जा रहा था कि तुम अपने लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हो तो अपनी एबिलिटी को शो करो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ड्राफ्ट करके दो। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो एक फर्स्ट अटेम्प्ट थी टुवर्ड द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियन देमसेल्व्स, और इंडिया ने ये जो गवर्नमेंट का चैलेंज था उसको पॉजिटिव वे में लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल डिमांड की बात थी और नेशनल इंटरेस्ट होने की वजह से गांधी जी ने वापस, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का चैलेंज पोज किया गया इंडियंस को, तो गांधी जी ने कहा कि अब हम अपनी एबिलिटी आपको शो करके दिखाएंगे। इस वजह से 1928 में गांधी जी डोमिनियन स्टेट के स्टेटस को गेन करने के लिए अगेन पॉलिटिक्स में आते हैं। दिसंबर 1928 कलकत्ता सेशन से ये पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो पीरियड है इनका पॉलिटिकल एग्जाइल पीरियड माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से गांधी जी आते ही 1928 में कलकत्ता सेशन से आते ही इन्होंने पहला तो अटेम्प्ट किया कि जो लेफ्ट विंग है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, उनको यूनाइट करना शुरू किया, ठीक है। लाइक जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, इनकी लीडरशिप को थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू किया और इनको रिकंसाइल करना शुरू किया। और इसका रिजल्ट हम देखते ही हैं कि लाहौर सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। दैट इज द हिस्टोरिक स्टेप, है ना। और लाहौर सेशन से ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर देखा जाता है। और लाहौर सेशन के अंदर ही मैंने जैसे बताया कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने की वजह से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि नाउ वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेट का स्टेटस, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ से गोल चेंज हो जाता है ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। डोमिनियन स्टेटस की जगह क्या आ जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 31 दिसंबर 1929 जब ये लाहौर सेशन हेल्ड होता है तो लाहौर सेशन के अंदर ही न्यूली अडॉप्टेड जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको होइस्ट किया जाता है, फहराया जाता है। और 26 जनवरी 1930 यानी 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया जाता है एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। और इसी लाहौर सेशन के अंदर ये अनाउंस भी किया जाता है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया जाता है, इसी के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाती है। लेकिन
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से लॉन्च करना है वगैरह क्या करना है, उसका कोई प्रॉपर प्रोग्राम डिटेल्ड या प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल जो है वो ड्रॉ नहीं किया जाता है। ये सब महात्मा गांधी जी पे छोड़ दिया जाता है कि उनको जिस तरह से इस चीज को ऑर्गेनाइज करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही होती है। और वंस अगेन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है लेड बाय गांधी जी फेस द गवर्नमेंट एंड द कंट्री वाज अगेन फिल्ड विद द होप एंड एक्सिलरेशन एंड डिटर्मिनेशन टू बी फ्री। कि गांधी जी का ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है एक अगेन मास मूवमेंट लॉन्च होने जा रहा है और ये भी अगेन गवर्नमेंट को फेस करने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको फेस करने वाली है और इसके साथ ही जो है लोगों में एक नया नेशनल एंथुजियाज्म की लहर दौड़ती है और वो एक न्यू होप के साथ अगेन राइज होते हैं और इस डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो अब जो इंडिया है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अथॉरिटी से फ्री करवा देंगे। गांधी जी अभी भी सोच रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से रोका जाए, मतलब रोका नहीं जाए, उनका ये मानना था कि निगोशिएट किया जाए। अगर गवर्नमेंट अगेन निगोशिएट करने को रेडी हो जाते हैं तो इस मास मूवमेंट को हम लॉन्च नहीं करेंगे और फालतू जो लोगों की एनर्जी है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे या वेस्ट नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी जो है वो वाइस रॉय को वंस अगेन एक लास्ट मिनट एफर्ट लगाते हैं कि उनके साथ बात करने की सोचते हैं सो दैट कि वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से बच सके या इस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से सेव कर सके। क्योंकि गांधी जी को पता है मास मूवमेंट लॉन्च होगा तो फिर गवर्नमेंट को भी अनईजी तो हो गई। लेकिन गांधी जी के इतने अथक प्रयासों के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से एरोगेंस वाली ही एटीट्यूड शो की जाती है और कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है। जब कोई रिस्पॉन्स गांधी जी ने को नहीं मिलता है, गवर्नमेंट नेगोशिएशन के लिए गांधी जी के साथ बैठने को तैयार नहीं थी और नेहरू रिपोर्ट पे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, तो फिर थक हार के गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट लॉन्च किया। और इवन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो भी चाहती थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाए। तो गांधी जी को उन्होंने प्रेशराइज किया और उनको कहा कि आप फरवरी 11 से सत्याग्रह को स्टार्ट कर दो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो फरवरी 11 1930 में सत्याग्रह स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। पहले सत्याग्रह परफॉर्म किए जाते हैं, देन फिर बड़ा मास मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में लॉन्च हो जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो लॉन्च हुआ था 12 ऑफ मार्च को, ठीक है, 12 ऑफ मार्च 1930 को। उससे पहले भी गांधी जी ने बहुत प्रयास किए कि वो जो प्रेजेंट वाइस रॉय था, उस समय का जो वाइस रॉय था, उसके साथ बात किया जाए और निगोशिएट करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को होने से रोक सके। तो मार्च 11 को इन 1930 गांधी जो है अपने एक फ्रेंड था जिसका नाम था रेग्नॉल्ड रेनॉल्ड्स, तो रेग्नॉल्ड रेनॉल्ड्स के द्वारा वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं विद द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब एक ट्राई करते हैं, उसको कहते हैं कि आप वाइस रॉय को कहिए कि हम उनसे बात करना चाहते हैं सो दैट कि वो इस डेस्परेट एक्शन को होने से रोक सके, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको होने से रोक सके। लेकिन जितने भी गांधी जी के प्रयास थे वो सभी वेन हो जाते हैं कंप्लीटली और गांधी जी फिर फाइनली 12 ऑफ मार्च को 1930 को दांडी मार्च करके सॉल्ट रूल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। सॉल्ट रूल को ब्रेक करने के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले गांधी जो है अपने 9 पॉइंट डिमांड्स रखते हैं टू इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट या एट प्रेजेंट वाइस रॉय। वो अपने लेटर में इन 9 डिमांड्स को रखते हैं कि अगर गवर्नमेंट इन 9 डिमांड्स को फुलफिल कर देती है या एक्सेप्ट कर देती है तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे। ये बात है 11 ऑफ मार्च की। तो वो क्या पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, एक तो प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, जो विषैले पदार्थ है उनके यूज को यहाँ पे रोका जाए।
और सॉल्ट टैक्स जो लगाया जा रहा है उसको अबॉलिश किया जाए, ठीक है। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो इंडिया की ट्रेजरी से यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाए। पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट किया जाए। कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लॉथ्स इम्पोज की जाए। और जो रुपी और स्टर्लिंग के बीच का जो रेशियो है उसको चेंज किया जाए, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू की जो रेट है उसको रिड्यूस किया जाए। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। जो जलियांवाला जो ये अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू जितने भी हुए थे ना, भगत सिंह वगैरह, उस टाइम जो थोड़ी सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, और उसके बाद में भी जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एमर्ज हो रही थी तो लेफ्ट विंग थोड़ा सा एमर्ज हो रहा था, तब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी। बिकॉज साइमन कमीशन का एजिटेशन चल रहा था और उसके दौरान भी लोगों के साथ एट्रोसिटी की गई थी। जो नेशनलिस्ट लीडर है उनको अरेस्ट कर दिया गया था, जैसे भगत सिंह है वगैरह, इनसे है ना। तो उनके रिलीज की यहाँ पे डिमांड रखी गई थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और गांधी जी ने क्या डिमांड रखी कि सीआईडी डिपार्टमेंट है उसको अबॉलिश किया जाए, या फिर इसका जो कंट्रोल है वो किसको दिया जाए, सिटीजन्स को दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे लोगों को, जो सिटीजन्स है, इंडियन सिटीजन्स है, उनको आर्म लाइसेंस प्रोवाइड किए जा सके, जो सो दैट कि वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन्स या आर्म्स जो है वो रख सके। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर होता है उसको भी रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई। तो ये 11 पॉइंट्स जो है, 11 पॉइंट्स डिमांड, ये अपने लेटर में गांधी जी जो है वो वायसरॉय को लिखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन 9 डिमांड को एक्सेप्ट कर लो, सॉरी 11 डिमांड्स को, 9 पॉइंट ही है इसमें, ये तो एक्स्ट्रा है थोड़े से, है ना। 9 तक जो है प्रॉपर इनकी डिमांड है और कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी है, लेकिन मेजर जो है वो 9 डिमांड है। तो गवर्नमेंट वायसरॉय से ये अपील की गई कि आप इन डिमांड्स को फुलफिल कर दो तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और फिर गांधी जी थक हार के 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट्स डिमांड है ये गांधी जी की, आप इसको याद रखना, इसके जो डिमांड रखी है वो याद रखना, बिकॉज ये ABCD वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि विच वन इज फॉलोइंग द पार्ट ऑफ 9 पॉइंट्स डिमांड ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च एंड बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, की किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। बैकग्राउंड हम सब देख चुका है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब सारे प्रयास उनके वेन चले जाते हैं, सारे एफर्ट वेन चले जाते हैं विद द नेगोशिएशन ऑफ गवर्नमेंट, देन वो थक हार के 12 मार्च को 1930 में, दांडी एक जगह है गुजरात के अंदर फेमस, और जहाँ पे सॉल्ट वगैरह कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे सॉल्ट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो महात्मा गांधी ऑन 12 मार्च 1930 विद हिज फेमस दांडी मार्च लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या वी कैन से स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उनके साथ उनके 78 चूजन फॉलोअर्स भी थे, एंड गांधी जी वॉक नियरली 200 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। तो उन्होंने ये यात्रा कहाँ से शुरू की, 200 मील तक चले और साबरमती आश्रम से दांडी तक वो चलते गए, ठीक है। इसको फेमस, इस यात्रा को कहा जाता है दांडी मार्च या दांडी यात्रा, ठीक है। और ये जो विलेज है दांडी, ये गुजरात के कोस्टल एरिया का पार्ट है जहां पे सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पे गांधी जी पहुंचते हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वो सॉल्ट रूल का वायलेशन करते हैं, और ये जो सॉल्ट रूल का या जो सॉल्ट लॉ का वायलेशन था, ये एक तरह से सिंबल था फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब जो इंडियंस है दे आर रिफ्यूजिंग टू अबाइड द ब्रिटिश लॉ, है ना, एंड देयरफॉर अंडर द ब्रिटिश रूल दे डोंट वांट टू लिव फर्दर। तो इस तरह से दांडी मार्च जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और गांधी जी डिक्लेयर भी करते हैं कि द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल मटीरियल एंड कल्चरल, मॉरल मटीरियल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रुइनेशन, ठीक है। यानी ब्रिटिश जो रूल है उसने इंडिया का, इस ग्रेट कंट्री का, नॉट ओनली फाइनेंशियली
रुइनेशन किया है, बट मॉरली, मटीरियली, कल्चरली और स्पिरिचुअली भी रुइनेशन किया है। इस वजह से आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, इसलिए मैं इस रूल को या ब्रिटिश रूल को एक श्राप के रूप में देखता हूँ। और मैं अब इस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए खड़ा हो चुका हूँ, यानी आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। और उन्होंने क्या कहा कि मैं इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब आ चुका हूँ, और मैं अब सेडिशन को यानी राजद्रोह को क्या मानता हूँ, अपना धर्म मानता हूँ। राजद्रोह को मैं क्या मानता हूँ, अपना धर्म, यानी कंप्लीटली मैं गवर्नमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा, और उनके द्वारा जो बनाए गए लॉज है उनको रेस्पेक्टफुली या पीसफुली डिनाई करूंगा फॉलो करने से। तो ये चीज था यहाँ पे। तो आप गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को अगर मानने से रिफ्यूजल करते हो तो आप सेडिशन का चार्ज आप पे लगता है। तो गांधी जी अब कह रहे हैं कि सेडिशन जो है वो मेरा रिलीजन बन चुका है, और हमारा जो ये स्ट्रगल होगा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो नॉन वायलेंट होगा। हम यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं है, वी आर नॉट हियर टू किल एनीबॉडी, बट इट इज अवर धरना टू सी दैट अ कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। कि हम यहाँ पे किसी की हत्या करने के लिए नहीं है। हमारा जो ये धरना है, ये जो पीसफुली पिकेटिंग है हमारी, ये इस कर्स को कंप्लीटली इंडिया से ब्लॉट आउट करने के लिए है और दूर करने के लिए है। ठीक है, तो पीसफुली without using any violence we will blot out the curse of this government। और बॉम्बे क्रॉनिकल जो एक न्यूज़पेपर था उसके अंदर भी दांडी मार्च के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन नेवर बिफोर दे अराउज सच माइटी करंट ऑफ पेट्रोटिज्म एंड लव फॉर द कंट्री, यानी कि इससे पहले या इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इस तरह का कभी भी जो देश भावना है या देशभक्ति की भावना की करंट या धारा नहीं बही, और जो कंट्री के लिए, देश के प्रति जो हमारा प्रेम है वो इस तरह से कभी भी देखा नहीं गया। यानी कि दांडी मार्च जो है वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन। तो इस इवेंट को एक ग्लोरियस इवेंट माना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट के रूप का दर्जा दिया गया। तो ये मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है, और लॉन्च होने के साथ ही गवर्नमेंट की इसके ऊपर एट्रोसिटी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये कंट्री वाइड फैलता है। ठीक है, रैपिडली फैलता है, और एवरीवेयर इन द कंट्री जो है पीपल जॉइंट्स हैंड एंड दे परफॉर्म हड़ताल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड कैंपेन टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, रिफ्यूज टू पे टैक्स, एंड मेनी ऑफ इंडियंस ऑफर्ड पेसिव रेजिस्टेंस। पेसिव रेजिस्टेंस वही नॉन कॉर्पोरेशन करना गवर्नमेंट के साथ। तो मैंने बताया किस तरह से कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं या जॉब को क्विट करते हैं। स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट, तो वो कॉलेज को बॉयकॉट करते हैं, और जुडिशियल सिस्टम के अंदर जैसे एडवोकेट है वो जुडिशियल अपनी सर्विस देने से डिनाई करते हैं। तो इस तरह से जो कंट्री वाइड एजिटेशन है या जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुका था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंशियल चीजों पे बहुत ज्यादा असर होने लगा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने गवर्नमेंट को जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली यहाँ पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, बिकॉज यहाँ पे बॉयकॉट किए जा रहे थे फॉरेन गुड्स को, टैक्स देने से मना है, तो उनका रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट जो है 1930 के अंदर हेल्ड होती है ना, उसके अंदर कांग्रेस भाग नहीं लेती है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गवर्नमेंट क्यों आती है निगोशिएट करने, जब इससे पहले गांधी जी ने इतने अटेम्प्ट किए सो कि वाइस रॉय या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे निगोशिएशन किया जाए, बातचीत की जाए, बातचीत के द्वारा चीजें हल की जाए। तो वो तब तो वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे, तब तो वो मान ही नहीं रहे थे, करे इंडियन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ और उनका रेवेन्यू घटने लगा और फाइनेंशियली जब ये हिट होने लगे, तब गवर्नमेंट को रियलाइज होने लगा कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाना होगा। और इसी के साथ उनका मंतव्य ये था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को
सस्पेंड करवाना है, टेम्पररी या जो भी है सस्पेंड करवाना है, गांधी जी को अग्री करना है कि वो इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दे, जिससे कि इनका जो रेवेन्यू डिक्लाइनेशन है वो रुक जाए। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज हुई थी और इस वजह से निगोशिएशन पे बैठी, अदरवाइज तो पहले एटीट्यूड आप देख ही सकते हैं। और इस जो ये मूवमेंट चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके अंदर सभी ने पार्टिसिपेट किया, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इसके अंदर परफॉर्म किया या जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी वुमेन्स। वुमेन्स का यहाँ पे बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इन द परफॉर्मिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। दे ऑफर्ड सत्याग्रह, दे टूक एक्टिव पार्ट इन द पिकेटिंग शॉप्स, सेलिंग फॉरेन गुड्स, है ना, जो शॉप्स लीकर, इवन वी कैन से लीकर ऑल्सो, लीकर और फॉरेन गुड्स को सप्लाई कर रही थी या सेल कर रही थी, उनकी पीसफुली पिकेटिंग भी यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा की गई। तो वुमेन्स ने यहाँ पे अपना बहुत ही इमेंस पार्टिसिपेशन दिखाया है, तो उनका रोल जो है बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 1930 में हेल्ड की जाती है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, जो मई 1930 में अपना रिकमेंडेशन देता है। तो उसकी रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि ऑल जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो समान स्तर या सेम डेजिग्नेशन पे बैठेंगे, कोई भी यहाँ पे हेड नहीं होगा, है ना, ऑल विल बी हैव द सेम डेजिग्नेशन। तो इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठेंगे वो इक्वल डेजिग्नेशन के साथ बैठेंगे। तो 1930 में तो कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देती, बिकॉज साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को वो एक्सेप्ट करने से टोटली रिफ्यूजल कर रहे थे, मना कर रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो विदाउट एनी इंडियन रिप्रेजेंटेशन आई थी। तो उसकी रिकमेंडेशन को वो कैसे फॉलो करे जिसके अंदर इंडियन डिमांड्स को एक्नॉलेज किया ही नहीं गया हो, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च हो जाता है गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और नेक्स्ट जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट है वो फेल हो जाती है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ से निकल के नहीं आता है। तो गवर्नमेंट को एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ये भी रियलाइज हो रहा है कि रेवेन्यू घट रहा है, फाइनेंशियली हिट हो रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे असर पड़ रहा है। और सेकंड ये था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस वजह से उनको ये लग रहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो एक ऐसा है जैसे कि रामलीला विदाउट राम, ठीक है। तो उन्होंने फिर जरूरी समझा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ फिर निगोशिएशन पे आए, क्योंकि उनको दो तरफ मार झेलनी पड़ रही थी कि एक तो पॉलिटिकली उनके कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा था और दूसरा फाइनेंशियली हिट हो रहा था बिकॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी के साथ निगोशिएट करते हैं और यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन के रूप में लंदन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, ठीक है, 1931 के अंदर। लेकिन इसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अगेन गांधी जी आके रिज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो रिज्यूम करने के साथ ही इनके ऊपर वापस इनको अरेस्ट वगैरह किया जाता है और कंप्लीटली जो 1932 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है थर्ड, उसमें तो कांग्रेस को तो बैन ही कर दिया है, ठीक है। जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड लॉन्च होता है, रिज्यूम होता है, वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, वेरियस नेशनल लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। तो राउंड टेबल थर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर तो कांग्रेस तो वैसे ही एब्सेंट हो जाती है, बिकॉज सारे नेशनलिस्ट लीडर तो कहाँ बैठे, जेल में, तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, करेगा ही नहीं। तो 1932 वाली भी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी वेन ही होती है। तो अब देखते हैं हम स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, इसका कहाँ तक स्प्रेड होता है। हमने कहा कि कंट्री वाइड स्प्रेड होता है, तो हम देखते हैं कहाँ होता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है, नॉर्थ पंजाब वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान की लीडरशिप के अंदर इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेड किया जाता है। तो जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते हैं और वहां पे इनकी उपाधि जो है वो
गांधी की तरह ही माना जाता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान लेड करते हैं, और इनकी लीडरशिप के अंदर जो वहाँ के पठान थे वो एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं जो खुदाई खिदमतगार के नाम से जानी जाती है। और इस खुदाई खिदमतगार के जो मेंबर्स थे दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट आर्मी, और ये रेड शर्ट आर्मी का मेन काम था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहां पे कैरी ऑन करना। ये रेड शर्ट आर्मी जो है ये नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल को परफॉर्म करती थी। नेक्स्ट इवेंट होता है पेशावर के अंदर, जहां पे गढ़वाली सोल्जर्स जो थे, गढ़वाल रेजिडेंसी जो थी, गढ़वाली सोल्जर्स रिफ्यूज कर जाते हैं टू ओपन द फायर ऑन मास डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके ये परफॉर्म हो सकते हैं, ये भी ये क्वेश्चन है आपका, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, या वे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने लीड किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनके द्वारा एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज की जाती है जो खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है, और खुदाई खिदमतगार का काम था ईस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करना, और इसके मेंबर जो है वो रेड शर्ट आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जो है आपके क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये गढ़वाली रेजिडेंट जो है, या गढ़वाली रेजिडेंस के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूजल किया इन पेशावर जो मास इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो मास डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उनके ऊपर ओपन फायर करने से, और इसके साथ ही उनका कोर्ट मार्शल भी हो गया। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया ओपन फायर करने से ऑन मास डेमोन्स्ट्रेटर। और इसी तरह से जो ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है वहां पे भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस देखा जाता है ना। मणिपुरी टूक अ ब्रेव पार्ट इन इट, और रोल ऑफ रानी गेंडिनल्यू वाज अनफॉरगेटेबल। तो गेंडिनल्यू जो थी रानी, इसका हमने देख चुका है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर, रिवोल्यूशनरी वाला जो सेशन है हमारा वो कंप्लीट हमने कवर किया है। उसके अंदर रानी गेंडिनल्यू का कंप्लीट जो रोल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में या इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पे डिटेल नहीं दूंगी। तो इस तरह से स्प्रेड होता है कंट्री वाइड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन वेरियस प्रोविंस देखते हैं, कंट्री वाइड जब इसका एक्सपोजर था तो वेरियस प्रोविंसेस के अंदर भी इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, कौन कौन से जो पर्सनैलिटीज है उन्होंने वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया। तो मेजरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो मेन इवेंट हुआ वो था सॉल्ट सत्याग्रह। और सॉल्ट सत्याग्रह जो है वेरियस प्रोविंसेस में वेरियस लीडर्स के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किए गए। तो उड़ीसा के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे थे लीडर गोपाल बंधु चौधरी, जिनके नेतृत्व में सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म किया गया ऑन द कोस्टल रीजन ऑफ बालासोर, कटक एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म किया गया। और उड़ीसा रीजन से अगर लीडर थे तो वो थे गोपाल बंधु चौधरी। देन हम आते हैं बिहार प्रोविंस के अंदर, तो वहां पे लीडर थे अंबिका कांत सिन्हा। अंबिका कांत सिन्हा ने यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया एट पटना और सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म किया इन चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स के ऑब्जेक्टिव को भी इनकॉर्पोरेट किया इन देयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, जो अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा बिहार प्रोविंस के अंदर कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था। यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर अगर बात करें यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस उस टाइम किसको कहते थे? यूपी को। तो यूपी के अंदर थे लीडर जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने नो रेवेन्यू और नो रेंट कैंपेन परफॉर्म किया था। ठीक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन आता है बारदोली और खेड़ा रीजन के अंदर, तो ये गुजरात का रीजन था, और बारदोली सत्याग्रह के को तो हमने देखा ही है। तो यहाँ पे लीडर थे सरदार पटेल, और उन्होंने भी नो टैक्स कैंपेन और रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू का कैंपेन चलाया था। ठीक है, ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट था, और इस रूप के अंदर, इस फॉर्म के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वेरियस प्रोविजंस के अंदर अपना एक्सपोजर शो कर रहा था।
तो ये जो लैंड रेवेन्यू का रिफ्यूजल था पे करने से, ये बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी सेम चीजें हुई थी कि जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड को एक्नॉलेज नहीं कर देती है तब तक हम कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे और लैंड रेवेन्यू को भी हम पे नहीं करेंगे। तो ये बारदौली और खेड़ा रीजन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व के अंदर होता है। देन हम आ जाते हैं दरासना, और दरासना के अंदर लीडर थी सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मणिलाल। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू के बारे में मैं बताऊं, ये फर्स्ट वुमन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमन भी थी जो एज अ गवर्नर अपॉइंट हुई थी, एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट या फीमेल प्रेसिडेंट थी, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो जाती है। और इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, और सॉल्ट वर्क्स जो दरसाना के अंदर सॉल्ट वर्क्स होता था उनके वहां पे रेड की, यानी कुल मिला के सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म किया। अर्लियर जो थे इस दरसाना के अंदर जो सॉल्ट सत्याग्रह होने वाला था उसको गांधी जी लेड करने वाले थे, गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला था, बट वो इस टाइम पे जो है अरेस्ट हो चुके थे। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था, वैसे ही गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एट्रोसिटी करना शुरू कर दिया और वेरियस नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो दरसाना के अंदर जब सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ सरोजनी नायडू, तो ये जो दरसाना का सॉल्ट सत्याग्रह था इसको गांधी जी अर्लियर जो है वो गांधी जी परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन जब उनको अरेस्ट कर दिया गया तो इसको किसने परफॉर्म किया? सरोजनी नायडू ने। देन आता है बंगाल प्रोविंस के अंदर। तो बंगाल प्रोविंस के अंदर जो है वो सुभाष चंद्र बोस इस चीज को लीड करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करते हैं, और उनके साथ थे जेएम सेनगुप्ता। सेम सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म किया जाता है, एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलाया जाता है, एंटी यूनियन बोर्ड एजिटेशन रन किया जाता है, और कलेक्टिव प्रोटेस्ट एंड असॉल्ट ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल परफॉर्म किया जाता है। तो ये बंगाल के अंदर लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आता है मालाबार यानी केरला रीजन के अंदर, और यहाँ पे लीडर थे के केलप्पन और पी कृष्णा पिल्लई। ये इन दोनों ने वहां के जो एजावू कम्युनिटी थी जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, हमने कास्ट मूवमेंट के अंदर भी देखा, उनको ऑर्गेनाइज किया और उनके साथ में मिलके सॉल्ट मार्च जो है वो परफॉर्म किया फ्रॉम द कालीकट टू पोयानूर। और इस तरह से के केलप्पन और पी कृष्ण पिल्लई के नेतृत्व के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह परफॉर्म किया गया। तमिलनाडु रीजन के अंदर जो थे लीडर सी राजगोपालाचारी, और इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया ऑन द तंजोर कोस्ट बाय द मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदरनियम। देन इन हिज लीडरशिप मास जो थी उन्होंने पीसफुल पिकेटिंग भी की ऑफ द फॉरेन क्लॉथ शॉप्स, है ना, और लीकर शॉप्स ऑल्सो, एंटी लीकर कैंपेन भी इन्होंने रन किया। और इस तरह से सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व के अंदर तमिलनाडु के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को परफॉर्म किया गया। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हुआ उसने गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली सेटबैक देना शुरू किया, और इसी के साथ ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हो गई थी 1930 हो चुकी है, ठीक है। उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाई। तो इस वजह से अब गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकली और फाइनेंशियली दोनों ही फ्रंट से प्रेशर में आने लगी। एंड देन 1931 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी गांधी जी से निगोशिएशन के ऊपर आने के लिए बात करती है, और गांधी जी को फिर कन्विंस करती है कि आपके साथ हम आपकी डिमांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, एड्रेसल करते हैं उसका, और आप इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सस्पेंड कर दो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करो। बिकॉज विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कोई भी सिग्निफिकेंस इवेंट के रूप में नहीं देख रहा था, और इसके जो
वैलिडिटी है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे थे। तो इस वजह से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे फ्रॉम दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक्लूड करना इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज वेरी 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 एसेंशियल थिंग, ठीक है, जिससे कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो वैलिडिटी है वो बढ़े और इसकी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़े। तो इसका रिजल्ट निकलता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो चुका है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेटबैक भी मिल रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 जो है वो हेल्ड हो चुकी है, जिसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस वजह से अब जो प्रेजेंट वॉइस रॉय थे ऑफ द इंडिया जो थे लॉर्ड इरविन, वो गांधी जी के साथ नेगोशिएशन पे आना चाहते थे और गांधी जी के साथ बात करना चाहते थे। उनसे पहले उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाने के लिए, अपीज करने के लिए या गांधी जी को अपने साथ बिठाने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि पहले ये लोग एटीट्यूड दिखा रहे थे, है ना, मना कर रहे थे, तो लेकिन गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिससे कि अब गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो चुकी थी। तो अब हो सकता था कि लॉर्ड इरविन की जो ये नेगोशिएशन का प्रोविजन है या जो प्रपोजल है, सॉरी प्रोविजन क्या, प्रपोजल है, उसको गांधी जी एक्सेप्ट करने से मना कर दे। तो इरविन ने पहले क्या किया, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे जो अरेस्ट हुए थे ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट, उनको रिलीज करना यहाँ पे शुरू कर दिया। जब उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज किया गया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो गांधी जी जो है इनके साथ निगोशिएशन पे बात करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। बिकॉज गांधी जी की नजरों में इरविन जो है वो थोड़े से सिंसियर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, तो गांधी जी को उनका ये व्यक्तित्व बहुत भाया और गांधी जी जो है इनके साथ बात करने के लिए रेडी होते हैं। तो यही यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट का क्या बैकग्राउंड है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हेल्ड की जाती है इन लंदन इन 1930, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फर्स्ट होती है तो जितने भी इंडियन लीडर्स और स्पोक्समैन थे उन्होंने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करने के लिए ये ऑर्गेनाइज की जाती है, सो दैट कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर द इंडिया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीटली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट को यहाँ पे बॉयकॉट किया, बिकॉज उनका मानना था कि साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे उनमें एक सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, जो रिकमेंडेशन दी गई है वो इंडियन इंटरेस्ट को कैसे सर्व कर सकती है, तो इसलिए उन्होंने कंप्लीट बॉयकॉट किया। तो प्रोसीडिंग जो भी रही वो अबॉर्टिव रही, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन अफेयर्स विदाउट कांग्रेस वाज लाइक अ स्टेजिंग रामलीला विदाउट राम, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं होना इस तरह से था जैसा कि रामलीला को राम जी के बिना परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट फेल हो गई तो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने की सोचा और गवर्नमेंट ने इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ निगोशिएशन करने के अटेम्प्ट शुरू किए, सो दैट कि जो गवर्नमेंट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मना पाए कि वो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो 26 ऑफ जनवरी 1931 गांधी जी और अदर जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके साथ जो अदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लीडर्स थे, मेंबर्स थे, उनको और उनकी वाइफ्स को यहाँ पे रिलीज किया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा, और इसके साथ ही नेगोशिएशन सेटलमेंट जो है वो चालू हो जाता है विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है जिसके अंदर मेजर बात ये की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट साइड से कि गांधी जी जो है वो क्या करे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। गांधी जी भी इस चीज को अग्री करते हैं और गांधी जी की साइड से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्पररी यहाँ पे सस्पेंड
कर दिया जाता है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने को गांधी जी जाते हैं। और गांधी जी वहां पे भी जाके मेन एक ही चीज कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तो इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करवाए और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। ठीक है, इसी के साथ जो 9 पॉइंट्स डिमांड थी उसको भी गवर्नमेंट जो है एक्नॉलेज करे। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर गवर्नमेंट गांधी जी की किसी भी बात को यहाँ पे नहीं मानते हैं। इवन सॉल्ट टैक्स को भी अबॉलिश करने से मना कर दिया जाता है। तो गांधी जी फ्रस्ट्रेट होकर वापस इंडिया आते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकंड फेज को रिज्यूम करते हैं जो टेम्पररी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था अकॉर्डिंग टू गांधी इरविन पैक्ट। तो देखते हैं पैक्ट के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट को देखते हैं जिसके अंदर क्या प्रपोज्ड कंडीशन रही थी। तो ये प्रपोज्ड कंडीशन थी कि एक तो सॉल्ट मार्च का डिसकंटिन्यूएशन किया जाए बाय गांधी जी, ठीक है, या फिर वी कैन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो सॉल्ट सत्याग्रह सॉल्ट मार्च परफॉर्म की जा रही है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के अंदर पार्टिसिपेट करे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनसे अपील थी। देन यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा या इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन साइड से ये डिमांड रखी गई कि जितने भी परसिक्यूशन वाले रिलेटिंग ऑर्डिनेंस थे या जो सेवरल टाइप ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस किए गए थे उनका विड्रॉल किया जाए एक्सेप्ट इन्वॉल्विंग वायलेंस। यानी कि जितने भी चीजें हुई है ना पॉलिटिकली ऑफेंस जितने भी हुए हैं उनको गवर्नमेंट जो है प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, बस उन्हीं पॉलिटिकल ऑफेंस को कंसिडर करे जिसके अंदर वायलेंस हुई हो, उस वो सजा का पात्र होगा। ठीक है, तो वायलेंस वाले जितने भी पॉलिटिकल ऑफेंस थे उनको कंसिडर करे फॉर दी प्रोसिक्यूशन, है ना। लेकिन बाकी के जितने भी चीजें हुई है ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के साथ या जिन्होंने भी सॉल्ट मार्च को परफॉर्म करने के अंदर प्रिजनर्स बने हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। तो जितने भी पॉलिटिकल ऑफेंस जिसके अंदर वायलेंस नहीं है उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोसिक्यूशन है वो विड्रॉल कर लिए जाए। देन उन सभी ऑर्डिनेंस का विड्रॉल कर लिया जाए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या वी कैन के कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इम्पोज करते हैं कर्व ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन सभी ऑर्डिनेंस को गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉल कर ले। एंड सेल सॉल्ट लीगली एंड फॉर देयर ओन प्राइवेट यूज। यानी जो कोस्टल एरिया के ऊपर रहने वाले थे ना लोग, उनके लिए सॉल्ट के प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के ऊपर जो सॉल्ट टैक्स लगाया जाता है उनके लिए माफ कर दिया जाए। और जो मतलब हाउस होल्ड के लिए यूज लेते हैं ना, हाउस होल्ड के लिए जो कोस्टल एरिया के लोग हैं हाउस होल्ड के लिए जो अपना नमक यूज लेते हैं उसके ऊपर सॉल्ट टैक्स लगाना गवर्नमेंट बंद कर दे, ये इसके अंदर प्रपोजल कंडीशंस थी। तो कौन कौन सी कंडीशन जो है उसके ऊपर अग्री इन ऑलमोस्ट ऑल अग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन कौन सी टर्म्स जो है वो अग्री नहीं की गई, जैसे कि कांग्रेस डिमांड ऑफ इंक्वायरिंग इनटू पुलिस एक्सेस। ठीक है, गांधी जी की एक डिमांड थी कि पुलिस एक्सेस भी किया जाए, या जो मतलब जो एट्रोसिटी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जो साइमन कमीशन के एजिटेशन हम जब पीसफुली एजिटेशन कर रहे थे उसके अगर उसके ड्यूरिंग जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर है उनके साथ जो एट्रोसिटी की गई, जैसे लाला लाजपत राय का केस देख लो आप, वहां पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए लाला लाजपत राय का असॉल्ट किया और उनकी फाइनल डेथ हो गई। तो उसके अंदर जो है गांधी जी जो है वो इंक्वायरी बिठाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज से रिफ्यूजल कर दिया। ठीक है, उन्होंने इस टर्म्स को मानने से मना कर दिया। तो कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी? इंक्वायरिंग इनटू द पुलिस एक्सेस, जो लाला लाजपत राय का केस वगैरह है। ठीक है, देन यहाँ पे महात्मा गांधी डिमांड फॉर कन्वर्टिंग डेथ पेनल्टी ऑफ भगत सिंह इनटू द लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसको भी डिक्लाइन कर दिया गया। और फाइनली राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह जी को यहाँ पे फांसी दे दी जाती है।
तो उनकी जो लेसर पनिशमेंट थी उसके रिगार्डिंग जो गांधी जी की डिमांड थी उससे रिफ्यूज कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के साथ जो सॉल्ट टैक्स है उसके ऊपर भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। तो इवन सॉल्ट टैक्स जैसी चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रही थी। तो इस तरह से ये जो पैक्ट था गांधी इरविन पैक्ट वो कंप्लीटली एक डिसअपॉइंटिंग वन था, है ना। सो द पैक्ट वाज इन मेनी वे many respects as a disappointing one and not one of the major demand of the movement were accepted by the government and not even the repeal of the salt tax। ठीक है, तो यहाँ पे imperialism आपको complete देखने को मिल रहा है। imperialism want to made a treaty with Indian nationalism but obviously on its own terms। ठीक है, और इसी तरह से गांधी जी जो है वो विदाउट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट लौट के आते हैं इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड से। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है, जो ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है ये लंदन में साइन होता है और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड का पार्ट होता है। तो ये कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलने की वजह से गांधी जी अगेन आते हैं इंडिया में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। और जब ये गांधी इरविन पैक्ट वहां साइन हो रहा था लंदन में और अभी तक भारत में जब गांधी जी नहीं आ रहे होते तो यहाँ पे जो यूथ और स्टूडेंट थे ये इस गांधी इरविन पैक्ट का फुल जोर से विरोध करते हैं। ठीक है, और इसके खिलाफ जो है वो ब्लैक फ्लैग रेज करते हैं एंड दैट्स व्हाई गांधी जी फेस्ड हॉस्टाइल डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू बाय दिस यूथ एंड स्टूडेंट्स, है ना। और जितने भी यूथ और स्टूडेंट थे they held a conference and organization and passed resolution after resolution so that they can denounce the pact। so that's how the pact was completely disappointing one। तो नेक्स्ट होता है कराची सेक्शन 1931 के अंदर, और उसके अंदर ये जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो इसके अंदर जो गांधी इरविन पैक्ट है उसके अगेंस्ट ब्लैक फ्लैग रेज किए जाते हैं और रिजोल्यूशन पास किया जाता है अगेंस्ट द गांधी इरविन पैक्ट। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है और एक भी जो मेजर डिमांड थी ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम द नेशनलिस्ट साइड वो गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं करती है। इवन द सॉल्ट टैक्स के रिपील करने को या उसके अबॉलिशन के ऊपर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है ना। तो imperialism want to sort a treaty with Indian nationalism but obviously on their own terms। Gandhi Irwin Pact was not liked together by people though it was endorsed by the Karachi Congress। यानी कराची कांग्रेस के अंदर एक मेजर स्टेप लिया जाता है जिसके अंदर एक तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और जो कराची देखो लाहौर सेशन जो हुआ था लाहौर, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू अपने प्रेसिडेंट बनते हैं, और इस समय इस टाइम से लाहौर सेशन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। अब इसने प्रोफाउंड ग्राउंड कब गेन करना शुरू किया? इन कराची सेशन ऑफ 1931। लाहौर सेशन होता है 1929 के अंदर, और 1931 के अंदर, बिकॉज बीच का 1930 वाला जो पीरियड है इसके अंदर तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर ही सब लोग व्यस्त थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेनी जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो अरेस्ट हो चुके थे। तो कांग्रेस सेशन हेल्ड कैसे होता है ना। तो सेशन नेक्स्ट होता है लाहौर के बाद सीधा कराची के अंदर, जिसका भी प्रेसिडेंटशिप किसको मिलती है? जवाहरलाल नेहरू को। और जवाहरलाल नेहरू इस समय जो है कंप्लीट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है, और इसी के साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी को ड्रॉ करने के लिए रिगार्डिंग भी स्टेप लेने शुरू किए जाते हैं फॉर द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अपना प्रोफाउंड ग्राउंड जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती है, गेन करना शुरू कर देती है। इस वजह से कराची कांग्रेस जो है या कराची सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको हम अलग से भी थोड़ा कल देखेंगे, है ना। तो अब हमने अच्छे से देख लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट का, है ना, किस तरह से ये टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू गांधी इरविन पैक्ट, है ना। और जब फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड,
तो अगेन गांधी जी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सेकेंड फेज को रिज्यूम करते हैं। तो सेकेंड फेज को भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी कंक्लूजन, ठीक है, हेंस गांधी जी डिसाइडेड टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिकॉज जो भी गांधी जी ने डिमांड नेशनलिस्ट साइड से पेश की थी उनके ऊपर उनको एक भी डिमांड को गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया या एक्नॉलेज नहीं किया गया। इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन रिज्यूम कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और जैसे ही ये मूवमेंट को रिज्यूम किया जाता है गांधी जी के द्वारा, अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर एट्रोसिटी करना शुरू कर देते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर सप्रेशन चालू कर देते हैं। गांधी जी अरेस्ट कर दिए जाते हैं 4 जनवरी 1932 में एंड सीरीज ऑफ ऑर्डिनेंस अगेंस्ट सीडीएम वाज प्रोमोलगेटेड। यानी जो ऑर्डिनेंस पहले जिस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इंडियन नेशनलिस्ट लीडर के अगेंस्ट प्रोमोलगेट किए जा रहे थे, वापस अगेन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमोलगेट किए जाने लगे, है ना। यानी कि सप्रेसिव एक्शन लेने लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और गवर्नमेंट ने इस बार और ज्यादा सीवियरली इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश की। तो इसके अंदर जो कांग्रेस के फंड थे उनको भी कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया और इनकी जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग थी उसको भी ऑक्यूपाइड कर दिया गया। और इस तरह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है पार्टी को ही यहाँ पे डिसबैंड कर दिया गया, सॉरी बैन कर दिया गया। और जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है उनको भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर या पॉलिटिकल ऑफेंस के अंदर डालना शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है ग्रेजुअली ड्यू टू दी हैवी रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। और इसी के साथ ही गांधी जी भी जेल जा चुके हैं और वेरियस जो नेशनलिस्ट लीडर है वो भी जेल जा चुके हैं। तो इस समय 1932 तक आते आते ये जो मूवमेंट है फॉल होना शुरू हो जाता है, लेकिन समहाउ ये मूवमेंट 1932 और 34 तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। गांधी यहाँ पे जेल में होते हुए भी टेम्परली गांधी जी यहाँ पे जेल में है येरवाड़ा की, ठीक है, और इन्होंने टेम्पररी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इन मई 1933 एंड फॉर्मली विड्रॉ द मूवमेंट इन अप्रैल 1934। तो मई 1933 तक टेम्पररी सस्पेंड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने जेल में रहते हुए, लेकिन फॉर्मली और ऑफिशियली इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अप्रैल 1934 के अंदर कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया या सस्पेंड कर दिया। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अंत होता है या एंड होता है। लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था और इसने गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बहुत हैवी सेटबैक प्रोवाइड किया था। और 1932 के अंदर ही एक इवेंट होता है दैट इज कम्युनल अवार्ड, ठीक है। गांधी जी जेल चले गए हैं और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना वापस मास्टर कार्ड प्ले करती है, दैट इज डिवाइड एंड रूल। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवा के मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदू से अलग करने की इन्होंने सोची, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वहां पे अपनाना शुरू की। और देन यहाँ पे और फर्दर डिवाइड करने के लिए इंडियन सोसाइटी को उन्होंने कम्युनल अवार्ड को पेश किया। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा ये कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया। यानी इसके अंदर क्या प्रोविजन था कि जो माइनॉरिटीज है एंड डिप्रेस क्लास है, माइनॉरिटी के लिए तो पहले ही हो चुका है ना सेपरेट इलेक्टोरेट, तो उसको तो कंटिन्यू रखा जाए, और जो डिप्रेस क्लास है उसके लिए न्यू सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। और इन डिप्रेस क्लास के लिए आगे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा के जो इंडियन सोसाइटी है या जो वी कैन से ओनली हिंदूज है उनको फर्दर डिवाइड करना चाहती है कौन? गवर्नमेंट। तो पहले हिंदू मुस्लिम लड़वाए सेपरेट इलेक्टोरेट देकर टू मुस्लिम, और अब क्या लड़ाना चाहती है ये? हिंदू को लड़ाना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लास। लेकिन गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड का भरसक विरोध किया, लेकिन अंबेडकर जी जो थे वो इसके पक्ष में थे, बिकॉज अंबेडकर जी का हमेशा से था कि सोशियो एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट तब तक
वर्थ नहीं है जब तक कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ना हो। यानी पॉलिटिकल राइट्स के बिना जो सोशियो और इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो अंबेडकर जी एक ऐसे थे जिन्होंने ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट किया था और वो वहां पे डिप्रेस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव ही बन के गए थे। तो जब कम्युनल अवार्ड एक, क्योंकि वहां पे अंबेडकर जी ने ये डिमांड रखी थी कि डिप्रेस क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए और डिप्रेस क्लास का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होने के लिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवाओ। अंबेडकर जी जो थे वो डिप्रेस क्लास के पॉलिटिकल राइट्स को यहाँ पे सेव करना चाहते थे और गवर्नमेंट को ये आइडिया एक मास्टर स्ट्रोक की तरह लगा कि चलो इनको राजी भी कर लिया, अंबेडकर जी की ये जो डिमांड है ये भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी और इसी के साथ ही हमारा एक और काम हो जाएगा जिसके कारण आगे जो फर्दर हिंदू जो सोसाइटी है वो आगे डिवाइड हो जाएगी, जिसके तहत हमारा जो अथॉरिटी है या रूल है वो हमें और लंबे समय तक सस्टेन करने में मदद मिलेगी जब ये आपस में ही क्लैश करने के अंदर उलझ जाएंगे, है ना। ये हमारे अगेंस्ट नहीं, क्योंकि अभी और फर्दर अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो ये फिर अपने लिए लड़ेंगे ना कि एक कॉमन इनेमी से लड़ेंगे, है ना। ये अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लड़ेंगे ना कि देश के इंटरेस्ट को। तो इस तरह से इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा था कम्युनल अवार्ड। पहले था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड नाउ इन 1932 कम्युनल अवार्ड को पेश किया जाता है। और गांधी जी ने बिकॉज गांधी जी अभी यहाँ पे येरवड़ा की जेल में है, उनको अरेस्ट कर दिया गया था, तो वहां से इन्होंने भूख हंगर स्ट्राइक परफॉर्म करके इसका फुल एजिटेशन इसके अगेंस्ट शो किया, इसका फुल जो है वो विरोध किया, अपोज किया कम्युनल अवार्ड को। और फाइनली जो अंबेडकर जी है उनको जाना पड़ा गांधी जी के पास कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास को एक्सेप्ट करो, और गांधी जी ने इस चीज से मना किया और फाइनली दोनों निगोशिएशन करते हैं और वो निगोशिएशन कहलाता है पूना पैक्ट के नाम से, जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में साइन होता है रिगार्डिंग दिस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, जिसके अंदर पूना पैक्ट के अंदर बिकॉज ऑफ द गांधी पॉपुलरिटी अंबेडकर जी इतने पॉपुलर नहीं थे और उनको मास का सपोर्ट भी इतना नहीं था, और गांधी जी के मास का सपोर्ट होने की वजह से उनकी पॉपुलरिटी होने की वजह से इनका पलड़ा थोड़ा भारी रहा। बिकॉज अंबेडकर जी का ये मानना था कि अगर वो गांधी जी के विरोध में जाते हैं तो हो सकता है उनको मास का जो एजिटेशन है वो फेस करना पड़ सकता है और वो डिप्रेस क्लास की कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। जो अपर क्लास जितने भी है वो हो सकता है कि डिप्रेस क्लास के साथ किसी प्रकार की हॉस्टिलिटी करे। तो अंबेडकर जी के इस डर की वजह से भी और अंबेडकर जी की गांधी जी की पॉपुलरिटी की वजह से भी अंबेडकर जी को थोड़ा झुकना पड़ा और गांधी जी की बात को मानना पड़ा। इस वजह से पूना पैक्ट के अंदर क्या डिसाइड हुआ कि डिप्रेस क्लास का रिप्रेजेंटेशन तो गांधी जी भी चाहते थे, उनको भी अपलिफ्टमेंट होना गांधी जी चाहते थे, लेकिन नॉट ऑन द बेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया और जनरल इलेक्शन के थ्रू इनके लिए भी इलेक्शन लड़ा जाए। तो जनरल इलेक्शन फॉर डिप्रेस क्लास विद रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल तय हुआ इन दी पूना पैक्ट दैट इज साइंड बिटवीन द गांधी एंड अंबेडकर। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें यहां तक डेवलप होती है 1932 तक। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम 1931 के अंदर जो कराची सेशन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मेन पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, और कराची कांग्रेस देख लेंगे। और 1932 तक हमारा अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जा चुका है, फिर इसके आगे हम फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसने नेक्स्ट टर्न लिया। तो इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस सेशन and please do like, share and comment to our YouTube channel that is examyatra.com. next session तक आने तक stay tuned with the channel. Thank you.